गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले साल लॉकडाउन में यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई कर सके, है ना। और वो भी हिंदी मीडियम में। मैंने सोचा क्यों ना हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाए जो अपने घर में है और वे कितने के पास किताबें भी नहीं है। तो मैं किताब का भी काम कर दूंगी और पढ़ाते भी जाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, पेज बाय पेज में पढ़ा रही हूँ। पेज बाय पेज जैसे क्वेश्चन आंसर आ रहा है मैं क्वेश्चन आंसर बतला रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। बहुतों के पास बुक्स भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत के पास बुक्स भी नहीं होंगे। तो मैं जो वीडियो भेज रही हूँ उससे हर तरह की मतलब पढ़ाई हो जाएगी, किताब खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैंने 8, 9, 10 के वीडियोस बनाए हैं, ढेर सारा वीडियो है, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल भी दबाना न भूलिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो तैयार करूं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, है ना। ओके। तभी मैं 10th क्लास का पढ़ा रही हूँ, चैप्टर 9th, जिसमें लगभग 160 पेज कंप्लीट हो चुका है। तो पेज नंबर 160 में कुछ हमने बतलाया है और कुछ बाकी है। इसके पहले वीडियो में 6 डिटर्मिनेशन के बारे में है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, और ये मैं काफी अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। बस हल्का सा इंट्रोडक्शन, हल्का सा बतला के मैं प्रश्न सॉल्व करूंगी, है ना। बस इतना हम लोग को याद रखना है कि मेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जो होता है वह स्त्रियों का लिंग निर्धारण होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम से, और एक्स वाई क्रोमोसोम से लड़कों का लिंग धारण होता है। यानी कि पुरुष लिंग होता है, लड़का और लड़की लिंग धारण वैसे होता है। एक्स एक्स क्रोमोसोम से लड़की होती है और एक्स वाई क्रोमोसोम से लड़का। और अभी भी बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। पहले तो लोग नहीं समझते थे कि लड़का क्यों नहीं हो रहा है, लड़का क्यों नहीं हो रहा है। लोग बोले जा रहे हैं कि इनको तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती है, लड़कियां ही पैदा होती है, लड़का क्यों नहीं हो रहा है, इनमें जरूर कोई कमी होगी, कोई दोष होगा। पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन अब बहुत विचार बदल गया है और बहुत लोग अब समझने लगे हैं कि इसमें लड़का या लड़की ना होना ये माँ पर, स्त्री पर डिपेंड नहीं करता है ना। ये तो है कि कौन सा क्रोमोसोम्स, वो गैमिट कौन सा गैमिट मिलकर के जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उस हिसाब से लड़का या लड़की पैदा होगा। अब बहुत हद तक लोग इसको समझने लगे हैं और अब बहुत कम भेद होने लगा। नहीं तो पहले बहुत ज्यादा भेद था लड़का और लड़की में। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं प्रश्न का आंसर बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं, है ना। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इसका आंसर है कि मेंडल ने 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया। ठीक है। उसका पॉलिनेशन जब कराया तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में, नई पीढ़ी जो फर्स्ट हुई उसमें सभी विरोधी लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है, एक लक्षण ही दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में है ना। दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है लेकिन दिखलाई नहीं पड़ता है और अप्रभावी अवस्था में वो रहता है। और जब दूसरी पीढ़ी आती, दूसरे जनरेशन में क्या होता है कि दोनों लक्षण शुद्ध रूप से दिखलाई देते हैं, शुद्ध रूप से तथा मिश्रित रूप में दिखलाई देते हैं। इसमें से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण है, दोनों लक्षण थे, परंतु दोनों में से एक ही लक्षण
प्रभावी हुआ। तो जो लक्षण दिखा तो वह प्रभावी हुआ और जो नहीं दिखा वह अप्रभावी हुआ। तो उस तरह से बेंडल ने पता लगाया कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। जैसे कि एक लंबा पौधा और बौना पौधा का जब संकरण कराया तो सबसे पहले में सारे पौधे टीटी, कैपिटल टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह के पौधे उत्पन्न हुए। तो इससे क्या पता चला कि सारे पौधे लंबे हुए और ये उनका प्रभावी लक्षण हुआ, है ना। वे प्रभावी लक्षण हुआ कि पौधे सभी लंबे हैं। तो लंबा होना प्रभावी हो गया और बौना होना, नाटा होना वह अप्रभावी हो गया। तो कोई खास आंसर नहीं है, अनाई बहुत भारी है ना। समझ गए होंगे। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, लंबा नाटा पौधा का, सफेद और बैंगनी फूल का, फिर गोल और झुर्रीदार वृक्ष का, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि कुछ लक्षण जो है सो माता पिता से संतान तक पहुंचते हैं। वंशानुगत होते हैं मतलब एक दूसरी पीढ़ी तक आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका आंसर, जब मेंडल ने परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण दिखलाई देते हैं। जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन का आंसर बताया, एक ही लक्षण, केवल लंबे ही पौधे दिखलाई दे रहे हैं। और प्रभावी लक्षण जो है वह दूसरी पीढ़ी में दिखलाई देता है। मिला हुआ दोनों लक्षण मिश्रित रूप के साथ साथ शुद्ध रूप में भी दिखलाई देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि वे सेकेंड जनरेशन में वो लक्षण दिखना ही दिखना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सेकेंड जनरेशन में शुद्ध रूप से दोनों लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, है ना। यदि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत नहीं होता तो हमें सेकेंड जनरेशन में शुद्ध रूप से दोनों लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। इसका मतलब क्या है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। पहला पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखते हैं और जब सेकेंड पीढ़ी आती, दूसरी पीढ़ी, तो इसमें दोनों लक्षण विस्तृत रूप के साथ साथ शुद्ध रूप में भी दिखलाई पड़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लक्षण है वे स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, है ना। अब पहला पीढ़ी में देखिए सभी पौधे लंबे हुए, सेकंड में 1:2:1 का, है ना। मतलब एक काफी लंबा और दो मिश्रित और एक बौना पौधा का अनुपात हुआ। तो ये हुआ सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है उससे विवाह करता है, तो उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है, तो क्या यह सूचना पर्याप्त है। यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, तो अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यह पर्याप्त नहीं है। क्या यह सूचना पर्याप्त है, तो ये सूचना पर्याप्त नहीं है। कुछ लक्षण जीन में निहित होते हैं, कुछ लक्षण जीन्स में छुपे रहते हैं, केवल प्रभावी लक्षण ही दिखलाई देते हैं। तो जो लक्षण प्रभावी लक्षण दिखलाई देते हैं तो उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि ओ प्रभावी है ना। कुछ लक्षण जीन्स में निहित होते हैं और कुछ छुपे रहते हैं,
तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखलाई देते हैं, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो प्रभावी लक्षण है। वरना ये कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष का यदि ए वर्ग का पुरुष है और स्त्री ओ है, विवाह करता है तो उसकी पुत्री का रुद्र ओ ही होगा। ऐसा कभी ऐसा ही होगा, ये असंभव है। ये जरूरी नहीं है, असंभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का भी बी है, तो उनके संतान का बी होना हो सकता है कि उनके पुत्र का भी बी ब्लड ग्रुप है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए है और ओ है तो उनकी पुत्री का रुधिर ओ है, तो ये कहना मुश्किल है ना। लेकिन यहाँ ऐसा दे रहा है कि जो लक्षण प्रभावी है वही लक्षण दिखलाई देते हैं, तो उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि ओ प्रभावी लक्षण है ना। ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण उसके अनुसार से, ऐसे ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें यहाँ ए और ओ है तो बी से कुछ भी नेक्स्ट जनरेशन में वो ग्रुप हो सकता है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि मानव में जो क्रोमोजोम्स है, नर और मादा में, जेंट्स में, फीमेल और मेल में जो क्रोमोजोम्स है, गुणसूत्र की संख्या है वह है 23 जोड़े, है ना। ये तो आप लोग को पता है और शुरू से मैं बता भी रही हूँ। 23 जोड़े मानव में क्रोमोजोम्स है, जिनमें कि 22 जोड़े कायिक और 22 जोड़े कायिक एवं एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। तो फीमेल में जो एक जोड़ा क्रोमोजोम्स होता है वह पूर्ण होता है, यानी कि एक्स एक्स होते हैं, है ना। लेकिन मेल में जो एक जोड़ा क्रोमोजोम्स होते हैं वे कुछ अलग होते हैं, अपूर्ण रहते हैं, पूरे पूर्ण नहीं रहते हैं, क्योंकि मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम्स होता है और सभी बच्चे माता से एक्स क्रोमोजोम्स लेते हैं। परंतु पिता से एक्स या वाई कोई भी ले लेते हैं। तो इस तरह पिता के गुणसूत्र से निर्णय होता है कि कौन सा लिंग होगा। यदि पिता का गुणसूत्र हम एक्स लेता है, वो एक्स क्रोमोजोम्स, तब यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम्स और पिता के भी एक्स क्रोमोजोम से जायगोट तैयार होता है, जायगोट बनता है, तो फीमेल बेबी होता है। और यदि एक्स क्रोमोजोम्स के साथ पिता का वाई गुणसूत्र से जायगोट बनता है, तो वहां पर मेल बेबी यानी कि नर बच्चा मेल बेबी होता है, लड़का होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लिंग निर्धारण होता है। 22 जोड़े जो रहते हैं वो कायिक होते हैं और एक जोड़ा जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। बाकी 22 जोड़े से हमारा फिजिकल बनावटी दिखावटी शरीर का क्या मैन्युफैक्चर होता है वो होता है ना, क्या डिजाइन होता है, क्या ये होता है। और एक जोड़ा जो है वह सेक्स क्रोमोसोम से, और उसी पर पूरा निर्भर करता है कि बच्चे का कौन सा लिंग होगा, एक्स और वाई। यदि पिता का एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और माता का भी एक्स क्रोमोसोम्स से जायगोट तैयार होता है, तो वो लड़की होती है। और माता के एक्स क्रोमोसोम से पिता का वाई क्रोमोसोम से यदि मेल क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करता है, यानी कि निषेचन होता है और जायगोट बनता है, तो वह मेल बेबी होता है। तो इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को।
अब है विकास। कुछ हम लोग विकास के बारे में जान लें। विकास। हमने देखा है कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करेंगे। डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां और लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए का कॉपी में जो त्रुटि होता है, जो कमी होती है, कमी बेसी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से उत्पन्न होता है क्या? जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से उत्पन्न होती है। अब हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणाम को देखेंगे। एक दृष्टांत है, छोटा मोटा, ये देखिए। सोचो कि 12 लाल भृंगो बेटल्स आप लोग देखे होंगे, छोटा सा कीड़ा रहता है, ये ब्लैक ब्लैक बेटल्स का एक समूह होता है, वे हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहता है। उसकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है। उसकी समष्टि, उसकी जाति लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसकी कल्पना हम करें कि यदि कौवे कुछ बेटल्स को खा जाते हैं, है ना, कौवे कुछ बेटल्स को खा लेते हैं, कुछ कौवे जितने भृंग्स खाएंगे तो उतना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बेटल्स कम होता जाएगा और कम बेटल्स जनन के लिए उपलब्ध होंगे। तो अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, तो इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सके, है ना। वैसा अब हम लोगों को सोचना होगा कि ये तो धीरे धीरे कौवा खाता जाएगा तो बेटल्स कम हो जाएंगे, बेटल्स कम हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे इनका खत्म हो जाएगा ना, इनका जाति ही खत्म हो जाएगा। तो हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें कि जो कि इन बेटल्स की समष्टि में विकसित हो सके, खत्म नहीं होकर के विकसित हो सके। तो ये देखिए यहाँ पर बेटल्स का दिया हुआ है, लाल और हरा, है ना, ये सब है। कुछ कौवा खा ले रहे हैं और यहाँ पर है इतना है, कुछ हरे हो गए, फिर यहाँ पर है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पूरा हरा आ गया, फिर पूरा लाल, फिर यहाँ पर एक नीला हो गया, फिर यहाँ पर कुछ नीला हो गया, फिर और नीला हो गया। हाथी के पैर से दब करके बहुत सारा खत्म हो चुका, फिर धीरे धीरे वो नीला, फिर यहाँ से कुछ लाल, कुछ दूसरे तरह का। तो इस तरह से बदलाव उनमें आता गया, है ना। उनके कलर में भी चेंजेस आते गए और उनकी जाति में कुछ कुछ बदलाव आता गया। तो प्रथम स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा बेटल दिखलाई पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए एक हरा बेटल दिखलाई दिया, लाल की जगह पर एक हरा बेटल दिखलाई दिया। हरा बेटल अपना रंग अपनी संतान को आहरित करता है। हरा बेटल दूसरे जनरेशन में कुछ हरा बेटल्स और आते हैं, वंशागत होता है, तो दूसरे पीढ़ी में कुछ हरा बेटल्स आते हैं, जिसके कारण इनकी सारी संतति का रंग हरा हुआ, है ना। और कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में, कौवे जो है वो हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते, ठीक है, हरे भृंग को नहीं देख पाते हैं। तो क्या होता है, वो बच जाता है, अतः उन्हें वो नहीं खा पाते। तो क्या हुआ, हरे रंग का जो संतान हुआ बेटल्स का, वो बच गया, उसका शिकार नहीं हुआ, उसकी संख्या बच गई। जबकि
रेड बेटल्स जो थे उनको लगातार खाता गया, शिकार करता गया। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि बेटल्स की समष्टि में लाल बेटल्स जो हुए उनकी अपेक्षा हरे बेटल्स की संख्या बढ़ने लगी, है ना। हरे बेटल्स की संख्या बढ़ने लगी। देखिए यहाँ पे हरा रहने से क्या हो गया, कौवा को हरे पत्तियों में नहीं दिखा और लाल वाला वो खाता गया। और यहाँ पर क्या हो गया कि हरा ही बच गया। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या होता है। तो ऐसा में क्या हो गया कि हरे रंग के जो बेटल्स हुए वो बच जाते हैं, रह जाते हैं, और लाल बेटल्स की अपेक्षा लाल बेटल्स धीरे धीरे कम होने लगता है, उनकी अपेक्षा हरे रंग में ज्यादा हो जाता है। अब दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है। एक ही रंग का विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय बेटल का रंग लाल के स्थान पर नीला होता है। बेटल का लाल के स्थान पर नीला होता है ना। किस तरह का हो रहा है, नीला हो रहा है। और यह बेटल भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। यह बेटल भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप यह बेटल की सारी संतति नीली होती है। तो दूसरे जनरेशन में क्या हो जाएगा कि सारे बेटल्स नीले रंग के हो जाएंगे। अब कौवा जो है वह नीले लाल बेटल्स को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं, है ना। वो तो हरा हरा तो छुप जाता है, हरा पत्ती वाला नहीं खा पाते हैं, लेकिन नीले और लाल बेटल्स को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, विकसित होते जाता है, उनमें बहुत कम नीले भृंग है। उसमें नीला बेटल बहुत कम होता है और अधिकतर क्या रहते हैं, लाल। अधिकतर भृंग जो है सो लाल है। देखिए उसके बाद अधिकतर भृंग जो है सो वो लाल है। उसी समय क्या होता है, इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है और उन झाड़ियों को रौंद देता है ना। उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें यह भृंग्स रहते थे, बेटल्स रहते थे। इनमें बहुत से बेटल्स मारे जाते हैं। हाथी का पैर पड़ने के बाद क्या होता है, बहुत से बेटल यहाँ पे मारे जाते हैं, लाल रंग के, है ना। लाल और नीला, इसमें कि लाल ज्यादा है। तो इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है, और यह भृंग भी अपना रंग अ, अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस बेटल की सारी संतति नीली होती है। ये वाला, ये पूरे नीला नीला है ना। इसी को हाथी का पैर रौंद देता है। तो जब हाथी का पैर पड़ता है तो क्या होता है, सारे भृंग जो रहते हैं वो मारे जाते हैं, सारे बेटल्स। और संजोग से कुछ बेटल्स जो बच जाते हैं, उनके पैर से कुछ जो अ, नहीं मर पाते हैं, इनकी समष्टि धीरे धीरे फिर बढ़ती है। संयोग से जो कुछ बच जाते हैं नीले वाले पेटल्स, फिर उनकी जाति आगे बढ़ने लगती है। तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, सभी ब्रिंग्स बेटल्स नीले हो जाते हैं, परंतु इसमें अधिकतर ब्रिंग्स क्या रहेंगे, नीले रहेंगे। जो बचा हुआ है फिर तो उन्हीं का वृद्धि होने लगेगा, वही विकसित करेंगे और फिर नीले होते जाएंगे। तो बेटल्स जो है धीरे धीरे उनका अब समष्टि बढ़ता जाएगा, उनका समुदाय बढ़ता जाएगा, उनकी जाति बढ़ती जाएगी।
अब यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आया। वंशागत लक्षणों में जो वंशागत लक्षण हुआ, लाल से लाल बेटल जन्म लेना और ग्रीन से ग्रीन बेटल का जन्म लेना और नीले बेटल से नीले बेटल का जन्म लेना, ये जो वंशागत लक्षण हुआ, तो वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में, है ना, जो हर जनरेशन में आवृत्ति में परिवर्तन आया। परिवर्तन आया ना, लाल एक हरा, फिर हरा के बाद फिर नीला, वो परिवर्तन आए, आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जीन्स जो है वही लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है ना। हम लोग कह सकते हैं इस चीज को कि किसी समष्टि में, किसी समुदाय में, किसी जाति में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, और यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वंशागत लक्षण जो हुआ, उनके कारण उन पीढ़ी दर पीढ़ी में कुछ आवृत्ति में परिवर्तन आया। आवृत्ति मतलब समय अंतराल, ये परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। वंशागत लक्षण जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो लक्षण आती है, उसको जीन ही कंट्रोल करता है ना। जीन जीन ही लक्षणों को कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, दूसरे दूसरे जनरेशन में बदल जाती है। तो यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। तो यही है हमारा विकास। परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक समान विभिन्नता बनी, क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी, है ना। तो अभी बस हम यही तक रहने देते हैं। समष्टि के कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती, और यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। ठीक है, इतना को आप लोग अच्छा से एक बार पढ़िए, रीडिंग लगाइए, और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि कहीं पर कुछ डाउट रह गया होगा तो आप हमसे पूछिए, क्लियर कीजिए, मैं आपको बताऊंगी, है ना, क्लियर करूंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।